हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और चैप्टर 6 कक्षा 8 की ये भूगोल की पुस्तक का जो कि एससीईआरटी की पुस्तक है, जो बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा बेसिक शिक्षक परिषद के जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके यूपी टेट सुपर टेट में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप टीचर भी बेसिक शिक्षक परिषद के अंतर्गत ही बनेंगे, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इन बुक से देखने को मिलते हैं। तो भारत यातायात, व्यापार और संचार के बारे में आज हम जानते हैं। इन सब के लिए हम बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, रिक्शा, टेम्पो, बस, रेल आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। यह सभी यातायात के साधन कहलाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना ना भूलें। आपने आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज और पानी में तैरती हुई नाव तो देखी होगी, और इन सब से भी तो हम लोग आते जाते हैं। यह भी तो यातायात के साधन है। तो जिन साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का जो आवागमन होता है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है स्थल मार्ग के साधन, जो साधन जमीन पर चलते हैं। दूसरा है जल मार्ग के साधन, जो साधन पानी में तैरते हैं। और तीसरा है वायु मार्ग के साधन, जो साधन हवा में उड़ते हैं। स्थल मार्ग के साधन जो धरातल पर यानी कि जमीन पर आने जाने के रास्तों को स्थल मार्ग के साधन कहते हैं या स्थल मार्ग कहते हैं। और इन स्थल मार्गों पर जो चीज़ें चलती हैं उन्हें स्थल मार्ग के साधन कहते हैं। तो स्थल मार्ग में सड़क और रेल मार्ग दोनों चीज़ें ही सम्मिलित हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए सड़कों के विकास पर सरकार के द्वारा जोर दिया गया है, और इसलिए सड़कों को भी कई भागों में, कई वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। धरातलीय बनावट के आकार पर भारत के सभी भागों में सड़कों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। उत्तर के मैदानी भागों और दक्षिणी भागों में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, जबकि राजस्थान, असम और जम्मू कश्मीर राज्यों में कम हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं भारत के नक्शे पर। भारत का सड़क मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेर शाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। इसे ही ब्रिटिश काल से ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह कहाँ से कहाँ तक? अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें जीटी रोड के बारे में। भारत के प्रमुख सड़क मार्ग कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7। तो 1 कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से अमृतसर, 2 है दिल्ली से कोलकाता और 3 है वाराणसी से 7 है वाराणसी से कन्याकुमारी। इस समय अपने देश में 52.32 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1,04,75 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का 2% है। फिर भी कुल यातायात का 40% भार वहन करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है, NH7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को आप मानचित्र 6.1 पर देख सकते हैं। तो मैं भी आपको प्रैक्टिस सेट्स की तैयारी करवा रही हूँ, चैप्टर वाइज MCQs आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आप SST आपका एग्ज़ाम में आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो आप मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि SCERT और NCERT पर बेस्ड हैं। हिंदी की भी तैयारी मैं करवा रही हूँ, तो आप मेरी क्लासेस डेली शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं। बस आपको अनलॉक कोड यूज़ करना है, जो कि है प्रतीक्षा टेट, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए जब भी क्लास स्टार्ट हो।
स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से, यह देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए लगभग 5,846 किलोमीटर, तो ये जो संख्या है ये आपको याद रखनी है, 5,846 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया गया है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत 4,016 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक 3,640 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अब तक आप पढ़ रहे हैं इस बुक में। रेल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। रेल मार्ग, भारत में रेल मार्ग वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है और इस समय भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 66,687 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारतीय रेल मार्ग का विश्व में दूसरा स्थान है और रेलों के विकास से कम समय में अधिक यात्रियों का आना जाना और माल ढुलाई संभव हो गया है। तो इस समय भारत में तेज गति से चलने वाली अनेक रेलगाड़ियां हैं, जैसे शताब्दी व राजधानी एक्सप्रेस। भारत में जो पहली रेलगाड़ी कब बनी, ये हमारे हिस्ट्री में भी कई बार आया है एग्जाम में, और सीटेट, यूपीटेट, अन्य एग्जाम्स में भी पूछा गया है। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी और इस समय कौन थे हमारे वायसराय, वो थे डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के समय में ये भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। मैदानी भागों में रेल मार्ग बनाना आसान होता है जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन। पहाड़ी क्षेत्र में तेज ढाल व तीखे मोड़ होते हैं जो रेल मार्ग बनाने में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ये भारत का मानचित्र, अब इस पर रेल मार्ग शो हो रहे हैं। सुरंगें बनाकर रेल मार्ग बनाने पड़ते हैं जिसमें अधिक धन खर्च होता है। तो भारत के पश्चिमी तट पर भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट आदि दर्रों के सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर भी रेल मार्ग बनाए गए हैं। इसे मेट्रो रेल मार्ग कहा जाता है। भारत की बड़ी नवीनतम रेल मार्ग परियोजना कौन सी है? कोंकण रेलवे है। यह महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से गोवा होते हुए कर्नाटक के मैंगलोर स्थान तक जाता है और इसका मुख्यालय पणजी में है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग 26 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुआ है। तो कोंकण रेलवे। चलिए अब जलमार्ग की बात करते हैं। जलमार्ग क्या है? जो नाव, स्टीमर, पानी का जहाज होते हैं जहाँ पर चलते हैं उन्हें जलमार्ग कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग क्या है? नदियाँ व नहरों में नाव व स्टीमर द्वारा यात्रा करने और माल आने जाने को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। ठीक है, भारत में आंतरिक जलमार्गों का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है। रेल मार्गों के निर्माण से पहले यातायात का मुख्य मार्ग कौन सा था? जलमार्ग ही था। और आपको पता होगा जितने भी जो यात्री आए हमारे भारत देश में वो भी जलमार्ग से ही आए। जो वास्को डी गामा आए थे 1498 में, वो भी जलमार्ग से ही आए। ठीक है, तो गंगा नदी पर इलाहाबाद व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग। ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 1891 किलोमीटर लंबा मार्ग। केरल में चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तट के कोल्लम, कोट्टापुरम खंड 204 किलोमीटर लंबा मार्ग और काकीनाडा पुदुचेरी नहर गोदावरी कृष्णा 1095 किलोमीटर लंबा मार्ग। ये भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो ये जलमार्ग यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं, एक और जलमार्ग रह गया हमारा, पूर्वी तटीय नहर ब्राह्मणी महानदी 623 किलोमीटर का ये जलमार्ग है। इस समय भारत में आंतरिक जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है, परंतु इसका एक छोटा भाग ही व्यापार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। समुद्री जलमार्ग, समुद्र के रास्ते से यात्रा करने वाले माल आने जाने को समुद्री जलमार्ग परिवहन कहते हैं और इस यातायात के साधन का प्रयोग दूसरे देशों में जाने व माल लाने से ले जाने के लिए किया जाता है। समुद्री तट का वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं
और यात्री व माल उतारते चढ़ाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पत्तन, डॉकयार्ड। ठीक है, पत्तन कहा जाता है। और बंदरगाह भी इसको बोलते हैं। पत्तनों में जहाज़ों पर सामान लादने व उतारने की व्यवस्था रहती है। भारत की लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 अन्य बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों यानी कि पत्तनों की देखभाल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और जबकि अन्य पत्तनों की देखभाल वहाँ की राज्य सरकार करती है। तो कौन कौन से मुख्य बंदरगाह हैं हमारे? मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, मार्मगोआ, कांडला, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, नावाशेवा, विशाखापट्टनम, चेन्नई और एन्नोर भारत के बड़े पत्तन हैं। वायुमार्ग, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे वायुमार्ग कहते हैं। वायुमार्ग यातायात का सबसे तेज गति का साधन है, लेकिन यह अधिक महंगा पड़ता है। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान सन 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी। इलाहाबाद से नैनी के मध्य, और ये नैनी वही है जहाँ पर हमारी भारतीय मानक रेखा है, जहाँ से हम अपना समय मैच करते हैं। तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य ये पहली उड़ान हुई थी। सन 1953 से भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ली, और भारत में एयर इंडिया के अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां भी विमान सेवाएं दे रही हैं। वह स्थान जहां हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उतरते या उड़ान भरते हैं क्या कहलाए जाते हैं? एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डे कहलाए जाते हैं। भारत में अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वे स्थान होते हैं जहां से हवाई जहाज विदेशों के लिए उड़ते हैं, और घरेलू हवाई अड्डे वे होते हैं जो देश के अंदर हवाई यात्रा जिससे हम करते हैं। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु आदि में हैं। क्लियर? तो हमने तीनों मार्गों के बारे में बात की, और तीनों मार्गों से हम व्यापार करते हैं। तो व्यापार क्या होता है? जब आपके घर में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप उसे कैसे और कहाँ से लाते हैं? आप बाज़ार से लाते हैं, दुकान से लाते हैं अपनी आवश्यकता की चीज़ों को। दुकानदार उस वस्तु के खरीद मूल्य पर कुछ लाभ जोड़कर आपसे पैसे लेता है और आपको वो वस्तु बेच देता है। तो ये जो लेन देन हुआ है आपके पैसे देने का और वस्तु के लेने का, तो ये ही चीज़ व्यापार कहलाई जाती है। इस प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। यानी कि आयात मीन्स इम्पोर्ट, आना, आया, तो सामान आ रहा है, और आएगा कब? जब हम किसी दूसरे देश से कोई चीज़ खरीदेंगे। ठीक है, तो बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो आयात होगा, और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई बनी हुई वस्तु को जब हम किसी दूसरे देश को बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं, यानी कि बाहर जो जा रही है। आया आयात और गया निर्यात। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं आयात और निर्यात में, तो इस तरह से आप ध्यान रखें। आयात और निर्यात व्यापार के दो प्रमुख अंग हैं। व्यापार दो प्रकार का होता है, एक तो देशी व्यापार और दूसरा होता है विदेशी व्यापार। देश के भीतर विभिन्न राज्यों द्वारा एक दूसरे से सामान खरीदना या बेचना भी आयात निर्यात की श्रेणी में ही आता है। चलिए, देशी व्यापार क्या होता है? देशी व्यापार का अर्थ है देश के सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद बेच करना। किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह उसे अन्य राज्य से खरीदता है, और जो राज्य जिस वस्तु का अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं तो वह उसे दूसरे राज्यों को बेचते हैं। पंजाब उत्तर प्रदेश से गेहूं, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से चावल, कर्नाटक केरल से मसाले, महाराष्ट्र गुजरात से नमक, सूती वस्त्र व कपड़े, असम से चाय, जम्मू कश्मीर से फल आदि दूसरे राज्यों को बेचा जाता है। तो आपको पता हो गया कि पंजाब उत्तर प्रदेश में गेहूं ज़्यादा होता है तो गेहूं बाहर भेज देते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चावल भेजे जाते हैं। कर्नाटक केरल में मसाले होते हैं।
महाराष्ट्र गुजरात में नमक होता है, सूती वस्त्र कपड़े होते हैं तो वो बाहर भेजे जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें क्या की जाती हैं, निर्यात की जाती हैं। भारत का विदेशी व्यापार, दो देशों के बीच व्यापार क्या कहलाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाया जाता है। भारत की विदेश व्यापार नीति द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांशतया मुक्त रखते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए हैं और आशा की गई है कि इससे हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो भारत में प्रमुख आयात किन किन चीज़ों का आयात होता है और किन किन चीज़ों का निर्यात होता है, एक लिस्ट दी गई है। तो मशीनें आयात की जाती हैं, कपास, रुई, मोती, अकार्बनिक रसायन, कोयला, कोक, लौह इस्पात की वस्तुएं, खनिज तेल, ये सब चीज़ें आयात की जाती हैं। और निर्यात क्या क्या करता है, कृषि संबंधित उत्पादन, रत्न, आभूषण, अयस्क, खनिज, इंजीनियरिंग का सामान, रसायन व संबंधित उत्पाद, वस्त्र तथा तैयार कपड़े, हस्तकला, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पाद, ये सारी चीज़ें निर्यात करता है। भारत में डाक प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो 1766 में हुई थी। डाक प्रणाली, तो आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास बिना गए या बिना किसी को उन तक भेजे कोई सूचना या जानकारी देने व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वे सभी संचार के साधन कहलाए जाते हैं, जिसमें किताबें, पत्र, तार, टेलीफोन, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें संचार के साधन हैं। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग आप बातचीत करने के लिए करते हैं, इस व्यवस्था को दूर संचार कहते हैं। ठीक है, टेलीविज़न, फिल्म व सीरियल द्वारा हमारा मनोरंजन भी करते हैं, तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वो हमारे सामने बैठा हो। तो ये सारी चीज़ें अब आम हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। कॉल और सिग्नल प्रेषित कर सकता है। ठीक है, कई दूर संचार कंपनियां टेलीफोन संकेतों को संचारित करने के लिए केबल टीवी के सिग्नल के लिए कौन सा फाइबर यूज़ करती हैं, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर रही हैं। तो ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है। तो अब दूर बैठे बैठे चीज़ें हम देख सकते हैं। इनसेट श्रृंखला के उपग्रह संचार कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, भारत के जो इनसेट है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है और जाते जाते कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने ज़रूरी हैं, जो कि है WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक मामलों की एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसके भारत सहित अनेक देश सदस्य हैं। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले WWW का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी आ चुका है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिस इकाई पर कंप्यूटर में कार्य किया जाता है, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी ज्ञान। तो हमारा ये चैप्टर यातायात के जो साधन था वो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली होंगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि हमारा चैनल भी ग्रो करे और आप लोगों की जो नॉलेज है जो आप गेन कर रहे हो वो औरों तक पहुँचे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।